खाने पीने में पिज्ज़ा बर्गर छोड़ के जो फल इत्यादि है, इन सब चीज़ों का, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। राइट, बिल्कुल सही। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनमें हार्ट रोग, ना केवल हार्ट रोग बल्कि मस्तिष्क रोग जैसे सीवीए, स्ट्रोक रहते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं। किडनी की बीमारियां ये भी इंक्रीज होती हैं। आप ऑयल जो एक नॉर्मल क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं अपने बैलेंस डाइट में वो आता है, तो हम ऑयल और घी दोनों का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। देसी घी हम कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप देसी घी सुबह शाम खा रहे हैं अलग से, बाकी आप रोटी पे लगा के, हार्ट के पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि ले सकते हो, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं। और नॉर्मल थोड़ा बहुत दाल वगैरह में जो हमारे यहाँ डलता है उतना इतना हार्म नहीं करता वो। एक देसी हुक्का, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, इवन टबैको च्यूइंग भी, ये सब चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल चीज़ है 30 मिनट रोज मॉर्निंग वॉक विद ब्रिस्क स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर है। सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ यही है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल सिंगला। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, सभी को नमस्कार। और आज मैं सबको वर्ल्ड हार्ट दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके माध्यम से। फिलहाल डॉक्टर सिंगला विराट हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट के हेड हैं। आज जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इस अवसर पर हम उनसे हृदय रोग से जुड़ी काफ़ी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सिंगला, सबसे पहले ये बताइए कि आज के समय में जो हृदय रोग है वो लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? यकीनन आज के समय हृदय रोग ना सिर्फ वृद्ध लोगों में बल्कि युवा अवस्था में भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आजकल हम 30, 35, यहाँ तक कि 26, 25 साल के लोगों में भी हार्ट रोगों के संबंधित सिम्टम्स या हार्ट रोग देख रहे हैं। इसका कारण मेनली तनावपूर्ण जीवन शैली, एक नंबर, तो इनएक्टिव फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब स्थिर जीवन, मतलब लोग चलना फिरना कम कर चुके हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई है। ये मुख्य कारण है दोनों मेरे हिसाब से। और एक शुगर जो आजकल यंग लोगों में मिलती जा रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आपने अभी बताया कि बच्चों में भी, यूथ में भी है, तो बड़े लोगों की उम्र तक आते आते, जैसे पहले आम धारणा थी 60 के बाद, 70 के बाद ये दिक्कतें होनी शुरू होती थी, तो वहां पे जाके स्थिर जीवन शुरू हो जाता था। लेकिन आजकल यूथ तो एक्सरसाइज भी कर लेता है और जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो तो फिजिकली काफी एक्टिव रहते हैं। यही मैं दूर करना चाहता हूँ। एक्सरसाइजेस बल्कि लोगों में करने का जो ट्रेंड है वो कम हुआ है पहले से। जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो बढ़ी है। पहले लोग चाहे तो खेती किसानी करते थे तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी रहती थी, बट आज के टाइम में जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि वो एक तो स्मोकिंग क्विट करें, मतलब बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, तो वो पूर्णतः छोड़े। एक नंबर 2, फिजिकल इनएक्टिविटी के लिए हम जो कहते हैं कार्डियक भाषा में कि भाई 30 मिनट्स डेली वो वॉक करें, वर्कआउट रोज वर्कआउट, या वर्कआउट ना भी करें तो केवल 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, इतनी तेज चलें कि आपस में बात नहीं कर सकें। ये सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है 30 मिनट के लिए, बट बहुत ही कारगर है। जो हम रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 7 दिन ना भी तो 5 दिन तो एटलीस्ट वो 30 मिनट रोज वर्कआउट या एक्सरसाइज, मे बी स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, या कुछ नहीं तो वॉकिंग करें। इसी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ता है फिजिकल इनएक्टिविटी में। फिर शुगर अगर है तो शुगर का नियमित चेकअप करें और कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल यदि ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करें। खाने पीने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हुआ है रिसेंट में, तो वो चेंज जो हुआ है उसको थोड़ा हम वापस नॉर्मल की तरफ लेके जाएं। मतलब खाने पीने में पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ के जो फल इत्यादि है, इन सब चीज़ों का, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। राइट, बिल्कुल सही। तो अभी आपने शुगर का बताया, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, क्या उनमें जो हृदय रोग है उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है? जी जरूर। हार्ट रोग और ब्लड प्रेशर में सीधा संबंध है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनमें हार्ट रोग, ना केवल हार्ट रोग बल्कि मस्तिष्क रोग जैसे सीवीए, स्ट्रोक रहते हैं, वो भी इंक्रीज़ होते हैं। किडनी की बीमारियां ये भी इंक्रीज़ होती हैं। तो हम तो ये कहते ही हैं कि हार्ट, अगर ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा है तो हार्ट रोगों की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए बेसिक दवाइयाँ तो हैं ही, ठीक। दवाइयों के अलावा जो हम कर सकते हैं कि खाने पीने में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाएं।
तो एक ये डाइट रिकमेंडेड होती है, मेडिटेरेनियन डाइट या डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। तो इसमें मुख्यतः यही है कि हम प्रोटीन रिच चीज़ें ज़्यादा खाएं, सोडियम रिच चीज़ें कम खाएं। मतलब जो प्रिजर्व्ड फूड है, जैसे टिन्ड कैंड फूड होता है, उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्रिजर्व करने के लिए, तो वो हम अवॉइड करें। और जो नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, दालें हो गई, प्रोटीन रिच चीज़ें हो गई। जो नॉन वेजिटेरियन है, इवन हम नॉन वेज खाने के लिए भी ये नहीं कहते कि भाई नहीं खाना है, बट जो है उसको तल के या ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है, ये बात है। अब अगला सवाल डाइट से जुड़ा ही पूछ लेते हैं। अभी आपने डाइट जी की जी बात जी। की। आम धारणा बनी हुई है यहाँ पे कि जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है या जिनका बीपी हाई रहता है, उनको देसी घी नहीं खाना चाहिए। तो एक बार उस पर थोड़ा विस्तार से बताइए कि अगर घी खाएं तो कितना खाएं या जी। बिल्कुल ही ना खाएं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। घी और तेल का जो भ्रम बना हुआ है, आप ऑयल जो एक नॉर्मल क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं अपने बैलेंस डाइट में, वो आता है। तो हम ऑयल और घी दोनों का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। तेल के लिए स्पेसिफिकली कुछ लोगों में धारणा है कि ऑलिव ऑयल लें, कोई कहता है मस्टर्ड ऑयल लें, कोई कहता है कोकोनट ऑयल लें। ठीक है, ऑलिव ऑयल इज़ सुपीरियर बेस्ड ऑन द फैटी एसिड, उसका जो अंदर का कंपोनेंट है। बट आप कोई भी तेल यूज़ करें, बट उसे रिपीटेडली यूज़ ना करें, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है रिपीटेड फ्राइंग से। तो हम चाहते हैं कि आप वो ना यूज़ करें रिपीटेड। बाकी आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अब ये तो नहीं कहेंगे हम कि आप दिन भर चिकना तला ही खाइए, बट हाँ, जो नॉर्मल सब्जी में या रोटी में हम हिंदुस्तानी लोग प्रयोग करते हैं खाने में तेल, उतना हार्म नहीं करता। देसी घी हम कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप देसी घी सुबह शाम खा रहे हैं अलग से, बाकी आप रोटी पे लगा के, हार्ट के पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि ले सकते हो, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं। और नॉर्मल थोड़ा बहुत दाल वगैरह में जो हमारे यहाँ डलता है, उतना इतना हार्म नहीं करता वो, ये है बात। अब थोड़ा सा एंजियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि एंजियोग्राफी है क्या और कब करानी चाहिए। देखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हो, जैसे लक्षणों में यह है कि मुख्यतः छाती में दर्द होगा, मरीज को पसीने आएंगे, सांस में दिक्कत होगी, घबराहट होगी, ये 4-5 लक्षण जो है ये हार्ट अटैक को बताते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसके बाद फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ईसीजी और इको देख के उसके बाद एंजियोग्राफी करी जाती है। एंजियोग्राफी का मतलब है हार्ट की नसों का चेकअप। उसमें या तो हम हाथ से रेडियल आर्टरी या पैर से फेमोरल आर्टरी, जांघ से एक छोटा पाइप है, वो हार्ट की नसों तक लेके जाते हैं और उसमें हम कंट्रास्ट मीडियम देते हैं जो कि हार्ट की नसों को रंगता है और फिर हम उसे देख पाते हैं। तो उससे हम ये पता लगाते हैं कि भाई इस रक्तवाहिनी में इतनी % ब्लॉकेज है। तो हार्ट अटैक हो या छाती में दर्द हो, तब ये जनरली करी जाती है। इसके बाद हम फिर आगे का उपचार बता पाते हैं कि भाई इनको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, जिसको हम कॉमन भाषा में स्टेंट डालना कहते हैं, या फिर बाईपास की ज़रूरत है, जिसमें हम नई नसों का रोपण करते हैं। अब स्टंट की आपने बात की, तो एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग में अंतर क्या है? नहीं, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग ही एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ दिस है। इज सेम। क्या होता है कि जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं, हमें कुछ % ब्लॉक मिलती है नस, किसी की मान लो जाए 90-99% ब्लॉकेज है नसों में, तो हम उसमें तार डालते हैं, उसके अक्रॉस एक हम बलून ले जाते हैं जिससे हम इन्फ्लेट करते हैं, तो जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है। तो ये तो बलून एंजियोप्लास्टी हो गई। इसके बाद अगर हम स्टेंट लगाते हैं तो हम इसे पीटीसीए स्टेंटिंग कहते हैं। तो पहले एंजियोप्लास्टी जब हम करेंगे, उसके बाद ही स्टेंट हम डाल पाएंगे रास्ता बनाने को। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनमें आप स्टंटिंग कर देते हो, स्टंट डाल देते हो, तो स्टंट की लाइफ कितनी लंबी रहती है? देखिए, स्टेंट की लाइफ यूँ तो लोगों को ज़िंदगी भर एक ही स्टेंट लगता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को दोबारा भी ज़रूरत पड़ जाती है, फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। देखो, स्टेंट लगाने के बाद जो दवाइयाँ होती हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है नियमित, क्योंकि क्या होता है, स्टेंट एक बाहर का मटेरियल है जो हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो उस पे कोई क्लॉट, खून का थक्का ना जमे, उसको प्रिवेंट करने के लिए खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो दवाई कंटिन्यूसली साल भर तक हम तो बहुत मैंडेटरीली देते हैं, उसके बाद फिर हम कम करते हैं दवाई। तो जो दवाई लेने में अनियमितता होती है या कोई किसी की डिसीज़ बढ़ गई तो दोबारा भी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, बट मैक्सिमम लोगों को एक बार करने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा है। अभी आपने नसों में ब्लॉकेज की बात की थी, तो जो हार्ट पेशेंट है उनमें नसों की ब्लॉकेज के लिए आजकल जो सबसे अच्छी टेक्निक मानी जा रही है, तरीका माना जा रहा है, वो क्या है? नसों में ब्लॉकेज
के हिसाब से हम ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर 3 नसों में ब्लॉकेज है, साथ में मरीज को शुगर है, या फिर जहाँ से नस निकलती है उसे कहते हैं हम लेफ्ट मेन नस, अगर उसमें ब्लॉकेज है, तो इन सब कंडीशंस में हम बाईपास भी सुझाव में रखते हैं पहले। अगर किसी को सिंगल नाड़ी में दिक्कत है, किसी को तुरंत अटैक पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में एंजियोप्लास्टी ज़्यादा कारगर है बजाय बाईपास के। ये अभी लोगों के बीच में एक मिथ है काफी बड़ा कि जो देसी हुक्का होता है वो उतना हानिकारक नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल मिथ है और दिस शुड बी करेक्टेड। देसी हुक्का, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, इवन टबैको च्यूइंग भी, ये सब चीज़ें काफ़ी हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए। तो ये बिल्कुल हमारी तरफ से मेरा सबसे बड़ा मैसेज अगर ये होगा कि यहाँ से देना चाहूँगा, तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो स्मोक करते हैं प्लीज़ स्मोकिंग क्विट करिए। अगर हम स्पेशली यंग एमआई की बात करें, मतलब जो 35-30 साल से कम उम्र के लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक पाया गया है, अगर मैंने ऐसे 100 पेशेंट देखे पिछले 1 वर्ष में, तो उसमें से 80 स्मोकर होंगे। तो मतलब दिस इज़ द बिगेस्ट कोरिलेशन कि स्मोकर्स और यंग पीपल में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो ये पूरी तरह छोड़ें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ये तो इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये तो आपके माध्यम से ज़रूर मैं आज देना चाहूँगा। कोविड के बाद जो हार्ट पेशेंट हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है या कुछ कम हुए हैं या फिर सेम ही रेशियो में है अभी ग्राफ? ज़रूर, मैं बताना चाहूँगा इसमें विस्तार से। इसमें ऐसा है कि शुरू में जब कोविड वैक्सीन जब लगते थे, जब उनके साथ कुछ ऐसा कोरिलेशन सामने आया था बीच में कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद लोगों में खून की जमावट की जो गति है वो ज़्यादा हो गई और उसके बाद हार्ट अटैक ज़्यादा मिलने लगे। बट अब इतने शोध के बाद यही मोटा-मोटी पता चला है कि भाई ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जितनी जान कोविड वैक्सीन से बची है, वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कोविड वैक्सीन का। तो ऐसा ये बिल्कुल मिथ है कि कोविड से वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम हुई हो। बाकी कोविड के बाद ज़रूर ऐसा कहते हैं कि कोविड से कोगुलेशन हैम्पर हुआ है, बॉडी का कोगुलेशन प्रोफाइल और खून जमने का जो तरीका है वो हैम्पर हुआ है बेसिकली। तो उससे ज़रूर बढ़ोतरी आई है और कुछ लोगों में, यंग लोगों में स्पेशली, ये भी फैक्टर माना गया है कि भाई पोस्ट कोविड हिस्ट्री है वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो अभी एक्सरसाइज की बात करते हैं। आजकल काफ़ी ऐसी वीडियोस आती हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो सब्सटेंस अब्यूज़ का, तो जैसे मतलब कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए करता है काम, तो जो स्टेरॉइड्स, यस, मतलब प्रोटीन्स तो नहीं कहेंगे सीधा, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, तो हम ये चीज़ें बिल्कुल पूर्णतः छोड़ें। मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में नुकसान की तरफ ही ज़्यादा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई सब्सटेंस अब्यूज़ का जो कारण है, ये इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब आज का अंतिम सवाल, जाते जाते हमारे दर्शकों को, हार्ट पेशेंट हैं या जो अभी ठीक भी हैं, उनको वो एक्सरसाइज बताइए, योगा बताइए या कुछ भी डेली रूटीन बताइए जो वो फॉलो करें और वो इन सब चीज़ों से बच सकें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिंपल चीज़ है 30 मिनट रोज मॉर्निंग वॉक विद ब्रिस्क स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर है। सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ यही है। बाकी इसके एडिशनल आप जो कर सकें, स्विमिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें फ़ायदा कर सकती हैं। योगा अपने आप में बहुत यूज़फुल है, योगा बहुत फ़ायदा करता है, योगा भी करिए हार्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। धन्यवाद।